नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समंदर की लहरों पर सवार होकर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का परचम लहराने की साजिशें बुन रहे हैं। इसी गुरूर में चूर होकर जब चीन ने भारत के गिरेबान में हाथ डाला तो उसे मुंह की खानी पड़ी। अब भारत ने चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए मोर्चाबंदी की है। वियतनाम और भारत की नौसेना दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास करने वाली है, यानी चीन को उसके ही घर में घुसकर चुनौती देने की तैयारी है। भारत ने खोला मोर्चा। चीन को चित करने की चाल। SCS में भारत की हुंकार। भारत वियतनाम का युद्धाभ्यास। समंदर में चीन पर लगाम। पैसेज नौसेना अभ्यास 2020। LAC पर भारत से उलझकर चीन ने वो गलती कर दी जिसकी सजा उसे बेहद महंगी पड़ रही है। भारत ने चीन के इर्द गिर्द ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि अब चीन लाख कोशिशों के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। भारत ने जब से चीन के खिलाफ मोर्चा खोला है, बस तभी से चीन से परेशान हो चुके उसके तमाम पड़ोसी मुल्क भी अब चीन के खिलाफ सिर उठाने लगे हैं। और उसका सबसे ताजा उदाहरण है वियतनाम। जमीन से लेकर गहरे समंदर तक चीन की साजिश के तार फैले हुए हैं। यहां तक कि समंदर में भी चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने से बाज नहीं आता। लिहाजा भारत ने उस पर लगाम लगाने के लिए जमीन से लेकर समंदर तक बिसात बिछा दी है। समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए भारत ने दक्षिण चीन सागर में जाकर हुंकार भरने और चीन को एक तगड़ा पैगाम देने की तैयारी की। चीन को तगड़ा सबक सिखाने में जुटे भारत ने उसे जोर का झटका बहुत जोर से देने के लिए दक्षिण चीन सागर में जाकर चीन के सबसे कट्टर पड़ोसी दुश्मन देश वियतनाम के साथ हाथ मिलाया। और भारत की नौसेना ने वियतनाम की नौसेना के साथ मिलकर एक युद्धाभ्यास करने का प्लान तैयार किया, जिसे पैसेज नौसेना अभ्यास 2020 का नाम दिया गया है। और इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का युद्धपोत INS किल्टान वियतनाम पहुंच भी चुका है। ये हर अपॉर्चुनिटी जो इंडियन नेवी को मिलती है उस हिसाब से आपने देखा होगा काफी सालों से कोई भी अगर इंडिया आता है, कोई भी शिप्स किसी भी फॉरेन नेवीज के इंडिया आते हैं या इंडियन शिप्स बाहर जाते हैं, सो दे नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी एंड इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि यू एक्सचेंज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। पूर्वी लद्दाख में पिछले 9 महीने से जारी चीन की चालबाजी के बाद भारत अब उसके खिलाफ सारी हिचक दूर करके एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जिससे चीन की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे होकर रह गई है। यह भी कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी हिचक को दूर करके चीन को सीधे उसकी चौखट पर जाकर ललकारने का इरादा किया है, यानी भारत ने अब घर में घुसकर उसे चुनौती दी है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की नौसेना के साथ भारत की नौसेना युद्धाभ्यास करेगी। 26 और 27 दिसंबर को होने वाला यह पैसेज नौसेना अभ्यास संपर्क और सहयोग संबंधी अभ्यास है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच समुद्र में सहयोग को बढ़ाना है। नेवी के अफसरों के मुताबिक भारतीय नौसेना का पोत INS किल्टान मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर गया था, लेकिन लौटते समय अभ्यास में शामिल हो रहा है। ये हम इंडिया एंड वियतनाम के जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत पुराने रिलेशनशिप्स हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो इसमें कोई मैसेज की बात नहीं है। वी हैव गॉन देयर एंड इट इज आवर डिप्लोमेटिक एज वेल एज HADR मिशन, जो कि हमारा फ्लैग शोइंग मिशन था। वी हैव गॉन देयर, वी आर फ्रेंडली, we are two friendly foreign countries and the navies are exchanging notes.
तो इसमें कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि हम वहां पर जाके चाइना को कुछ बताने वाले हैं ऐसा। जानकारों के मुताबिक ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी और ताकत दोनों बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं, जिसमें उसने अपने लड़ाकू जेट और मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। जाहिर है चीन की इस चाल से दुनिया भर में उसके इरादों को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। समंदर में लगातार भारत की बढ़ती ताकत से चीन पहले से ही परेशान था। उसके बाद क्वाड देशों के समूह यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नौसेना के बीच साझा सैन्य अभ्यास मालाबार 2020 ने तो बीजिंग को बेचैन कर दिया। और अब भारत और वियतनाम की नौसेना का पासिंग एक्सरसाइज, वो भी साउथ चाइना सी में, इसको सुनते ही चीन की बेचैनी और बढ़ गई है और उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि उसकी अब ज़्यादा दिन तक दादागिरी समंदर पर नहीं चलने वाली। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक के बीच सोमवार को डिजिटल शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने समंदर समेत रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को भी गहरा करने की बात दोनों नेताओं ने की थी। जाहिर है भारत का यूं वियतनाम के इतने नजदीक आना और फिर वियतनाम की सहायता पहुंचाने के बहाने दक्षिण चीन सागर तक भारत के युद्धपोत का पहुंचना शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा अखर रहा होगा। अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है इंडियन नेवी को किसी को जाके चुनौती देने की, वो भी उनके वाटर्स में, बिकॉज अभी सिचुएशन जो है अभी अंडर कंट्रोल है। एंड और आपको मालूम है ये सारे ग्लोबल कॉमन्स हैं, ये जो समुद्र होते हैं ये सबके होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस आपको कुछ फॉलो करना पड़ता है, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। चीन ये दावा करता रहा है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और उसकी ताकत अमेरिका से भी ज्यादा है। इसी नशे में चूर होकर वो अपने पड़ोसी और छोटे कमजोर देशों को धमकाता रहता है। इसके अलावा समंदर में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए चीन अक्सर दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर के इलाकों में अपनी ताकत की नुमाइश भी करता रहता है। लिहाजा चीन के मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए अब भारत ने मोर्चा संभाला है। चीन पर नजदीकी नजर रखने वाले जानकारों की माने तो दक्षिण चीन सागर में वियतनाम इकलौता ऐसा देश है जो कभी भी चीन की धौंस में नहीं आता, बल्कि 1979 में वियतनाम चीन के साथ जंग भी लड़ चुका है। इस जंग में चीन के 26,000 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद चीन की कभी वियतनाम से उलझने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में अब भारत के साथ दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की नेवी का 2 दिन का युद्धाभ्यास देखकर चीन के सीने पर सांप लौटने लगे हैं। हालांकि चीन अब अपनी मिसाइलों और एयर नेवी के दम पर वियतनाम के द्वीपों पर कब्जे की फिराक में है, जिसके बाद से वियतनाम अपनी सुरक्षा के लिए भारत और अमेरिका से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। सारे के सारे साउथ एशियन नेशंस को परेशानी है, क्योंकि वो जो अपना दबदबा चाइना दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, और जो उनको लेजिटिमेट एक्सरसाइजेज वगैरह जो काम नहीं करने दे रहा है, तो ये एक ऑटोमेटिक उनको मालूम है कि ये सिचुएशन कहाँ से बद से बदतर हो रही है। तो इसमें वो किसका साथ देंगे किसका साथ नहीं देंगे वो तो समय बताएगा, बट एज ऑफ नाउ हमारे रिलेशनशिप्स वियतनाम के साथ बहुत अच्छे हैं। इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि भारत को उलझाने के लिए और समंदर से भारत के मजबूत कदमों को वापस लौटाने के लिए चीन ने एक और चाल चली। वो गलवान घाटी और लद्दाख में फिर से कमांडर स्तर की बातचीत को राजी हो गया है। अभी तक की जो मीटिंग्स हुई है उसको ना देखते हुए अगर हम आगे की सोचें तो अगर और एक जो मीटिंग है 9th मीटिंग पे भी ऐसा ही कोई सिचुएशन आता है जैसे कि बाकी 8 मीटिंग में हुए, तो कोई खास फायदा नहीं होगा। मगर अभी सभी ये होप रखते हैं कि चाइना एक्चुअली पीस चाहता है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और इस मीटिंग पे जाके शायद कोई हल निकलेगा उसका। चीन ताकत के दम पर कमजोर देशों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। यही वजह है कि भारत ने अब चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ताकि चीन को एक तगड़ा पैगाम मिल जाए कि भारत से भिड़ने की गलती उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है।
दुनिया भर में साजिशों के दम पर अपनी हुकूमत कायम करने का सपना देखने वाले शी जिनपिंग की आंख के सामने उस वक्त अंधेरा छा गया जब अफगानिस्तान में उसकी साजिश का भांडा फूट गया और उसके 10 जासूसों को अफगानिस्तान में पकड़ लिया गया। ये जासूस अफगानिस्तान में चीन की घुसपैठ का रास्ता बना रहे थे, लिहाजा अफगानिस्तान भी कह रहा है कि माफी मांग लो तो छोड़ देंगे, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अफगानिस्तान में चीन की चाल। चीन का जासूसी नेटवर्क उजागर। पकड़े गए चीन के 10 जासूस। दुनिया में चीन की किरकिरी। पाकिस्तान की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नजर अब अफगानिस्तान पर लग गई है। दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा चीन भारत के बाद अपने आसपास के तमाम देशों में जासूसी नेटवर्क को बढ़ाने में लग गया है। लेकिन शी जिनपिंग की यह शातिर चाल उस वक्त जमाने की नजरों में आ गई जब अफगानिस्तान में चीन के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। अफगानिस्तान ने काबुल से 10 चीन के जासूसों को दबोचकर चीन से माफी मांगने को कहा है। चाइना के 10 स्पाइस जो हैं वो अफगानिस्तान में पकड़े गए हैं। ये नंबर ऑफ कोर्स बहुत है और इनको लिंक किया जा रहा है कि ये ईस्ट टर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के साथ लिंक्ड है। मगर ये जो स्पाई वाला रिंग है ईस्ट टर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से चलाने की कोशिश है, ये एक्चुअली एक फेक स्पाई रिंग है जो कि चाइनीज ऑपरेटिव्स जो है वो अफगानिस्तान में चला रहे थे। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन पूरी दुनिया में अपने नाम का दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ है। पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों पिटने के बाद अब चीन ने भारत के दूसरे पड़ोसी मुल्कों की तरफ अपनी नजर लगानी शुरू कर दी है और इसी प्लानिंग में पाकिस्तान के साथ साथ अब वो अफगानिस्तान की ओर बढ़ने लगा है। लेकिन चीन की ये चाल उस वक्त बेनकाब हो गई जब काबुल पुलिस ने छापा मारकर देश में खुफिया सूचनाएं इकट्ठा कर रहे चीन के 10 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा में लगे नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी एनडीएस ने जासूसी और आतंकी गतिविधियां करने पर 10 दिसंबर को चीन के 10 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए सभी लोग चीन की खुफिया एजेंसी के एजेंट्स बताए जा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए जासूसों में से 2 लोग आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के संपर्क में थे। ये वही हक्कानी नेटवर्क है जिसे तालिबान का खूंखार चेहरा माना जाता है। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका की सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बीच चीन बड़ी तेजी से वहां पर अपनी घुसपैठ करना चाहता है। ऐसे में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश अब चीन के शी जिनपिंग के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है। अफगानिस्तान में चीन यूं ही अपनी घुसपैठ नहीं बना रहा, बल्कि सूत्रों से मिली खबरों पर यकीन किया जाए तो चीन के अधिकारियों ने अफगानिस्तान की सरकार पर प्रभाव डालकर चीन के लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को दबाने और चीनी नागरिकों को छोड़ने की मांग की है। और इन ऑपरेटिव्स के साथ लिंकेज है अलकायदा का, लिंकेज है हक्कानी ग्रुप का। तो इनका एक्चुअल मतलब ये था कि ईस्ट टर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है उसको समहाउ और द अदर डिस्क्रेडिट करना, क्योंकि चाइना इस मूवमेंट के जरिए जो उइघुर पॉपुलेशन है इनके उइघुर रीजन में उनके ऊपर अत्याचार करता रहता है। उधर जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की निगरानी का जिम्मा प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को सौंप दी है। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ रह चुके हैं और उन्हें ऐसे संजीदा मामलों को सुलझाने का अच्छा खासा तजुर्बा है। लेकिन अफगानिस्तान ने चीन को चेतावनी भी दी है। चीन के जासूसों के पकड़े जाने वाले मामले की छानबीन का काम हाथ में लेते ही अमरुल्लाह सालेह फौरन एक्शन में भी आ गए। अमरुल्लाह सालेह ने काबुल में तैनात चीन के राजदूत वांग यू से मुलाकात करके उन्हें चीन के नागरिकों के हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी।
सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान ने चीन के राजदूत से साफ साफ कहा है कि अगर चीन इस मामले में माफी मांग लेता है तो वो पकड़े गए लोगों को क्षमादान दे सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफगानिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में छपी रिपोर्ट की ये सुर्खियां गवाह हैं कि चीन ने किस कदर अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने का रास्ता तलाश लिया है, कभी सेना की गश्त के तौर पर तो कभी उसके कारोबार की बदौलत। चीन किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाने की फिराक में लंबे समय से लगा है। अफगानिस्तान में पकड़े गए चीन के जासूसों का मामला सामने आने के बाद ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि चीन कैसी कैसी साजिशों के जरिए अपने पड़ोसी देशों का सिरदर्द बनता जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से संवाद भी किया। देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजने के बाद प्रधानमंत्री ने कृषि सुधार कानूनों पर विपक्ष के भ्रमजाल की दीवार को ढहाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने न सिर्फ कृषि सुधारों के फायदे गिनवाए बल्कि विपक्ष की उस पर राजनीति पर प्रहार भी किया, जिसमें नाम तो किसानों का है लेकिन फायदा सिर्फ सियासत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी ने किसानों को भरोसे की वो गारंटी दे दी है, जिससे अब आंदोलन खत्म होने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मुझे हर महीने के 2,000 करके 3 बार मिला, कुल मिला के मुझे 6,000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया। किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात याद दिलाई और उनको याद दिलाते उन्होंने कहा था कि रुपया चलता है तो रुपया घिसता है, रुपया घिसता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। पीएम मोदी का किसानों से अटल संवाद। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए। पीएम के आश्वासन से अब बनेगी बात। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से सीधा संवाद किया। भ्रमजाल में फंसकर आंदोलन का झंडा बुलंद कर रहे किसानों को अटल आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने किसानों की शंकाएं दूर करने की सबसे बड़ी कोशिश की। एमएसपी से लेकर एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मुद्दों पर राजनीति कर रहे विपक्षी दलों का कच्चा चिट्ठा खोला। पीएम मोदी ने सुशासन दिवस पर उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे अन्नदाता की किस्मत बदल रही है। अटल जयंती पर देश के किसानों से सीधा संवाद करने के बाद जब नरेंद्र मोदी किसानों से मुखातिब हुए तो उनकी जुबान पर अन्नदाता के हित में उठाए गए कदमों का ब्यौरा था तो विपक्ष के दोगलेपन पर वार भी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि पर पश्चिम बंगाल के उन 70 लाख किसानों का दर्द देश के साथ साझा किया जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की मार झेलने को मजबूर हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने ममता सरकार पर किसानों के भविष्य से खिलवाड़ का भी आरोप मढ़ा।
एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर हाल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ममता सरकार पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को भ्रमजाल में फंसाकर आंदोलन की आग भड़काने वाले उन राजनीतिक दलों पर भी वार किया जो मोदी विरोध की खातिर किसानों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आंदोलन की आड़ में नाजायज मांगे रख रहे हैं, हिंसा के आरोपियों को जेल से छुड़ाने और टोल टैक्स ना देने की मांग कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवेज बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था। ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। इधर प्रधानमंत्री देश के किसानों को संबोधित कर रहे थे, उधर दिल्ली की सीमाओं पर करीब 1 महीने से आंदोलन कर रहे किसान जिद पर अड़े थे। लिहाजा पीएम मोदी ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल को दूर करने की कोशिश की और हर शंका का समाधान निकालने का अटल आश्वासन भी दिया। एमएसपी से लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडियों पर खड़ी की गई भ्रम की दीवार को तोड़ने की कोशिश की। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से
किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है। क्या ये स्थिति किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? करीब 1 महीने से आंदोलन पर अड़े किसानों की शंकाओं को दूर करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि अभी भी केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत ना तो हिंसा फैलाने वालों को जेल से छोड़ने पर होगी और ना ही टोल टैक्स जैसे मुद्दों पर। बात होगी तो केवल और केवल किसानों के मुद्दे पर।